2019 में नेगेटिविटी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन 2018 की जो नेगेटिव न्यूज़ है उसी से शुरुआत करूंगी। चुनावी हार के बाद आपकी पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है कि 2019 के चुनाव जीत पाएंगे आप? आप सबका बहुत बहुत नमस्कार और दर्शकों को भी मेरी तरफ से 2019 की शुभकामनाएं। नववर्ष प्रारंभ हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि देशवासी अपने सपने पूरे करने के लिए और अधिक उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ें। जहाँ तक 2018 का सवाल है, मेरी दृष्टि से बहुत ही सफल वर्ष रहा है। चुनाव देश की अनेक पहलुओं में से एक छोटा सा पहलू होता है, बाकी बहुत सारे होते हैं। अगर आज हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा सरकार देती है, वो आयुष्मान भारत योजना अभी तो 100 दिन नहीं हुए, करीब 6-7 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया है। इतनी बड़ी मात्रा में लोग अपनी 3-3, 4-4 साल से बीमारी झेल रहे हो और आज अगर उसको मुक्ति मिलती हो तो मैं उसे कैसे असफल मान सकता हूँ। मेरे लिए तो सबसे बड़ा संतोष का विषय है। दुनिया आज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती हो और भारत को कभी उसमें दोषी माना जाता हो। दुनिया में पर्यावरण खराब करने वाले देशों में हमारी गिनती होती हो, उस देश को 2018 में यूनाइटेड नेशंस अगर चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड दे करके एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन का लीडर के रूप में देखें तो इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। हमारा देश आज़ाद हुआ इतने साल हुए, 18,000 गांव ऐसे थे जब मैं आया, बिजली नहीं थी। इसी 2018 में सभी गांवों में बिजली पहुंचने का काम पूरा हुआ। पर ऑपोजिशन पार्टीज ये मान के चल रही है कि अगर मोदी वेव नहीं है या मोदी मैजिक कम हो गया है तो बीजेपी को 180 से कम मिलेगा, और 180 एक क्लब 180 ग्रुप है, तो वो एक एंटी मोदी या नॉन मोदी फैक्टर को लेकर चल रहे हैं। क्या ये हो सकता है? आप ये पिक्चर कर सकते हैं कि 2019 के चुनाव में एक 180 से कम आ सकते हैं बीजेपी के? पहली बात है कि अगर वो इस प्रकार के हिसाब किताब नहीं लगाएंगे और ऐसी बातें नहीं फैलाएंगे तो उनके गठबंधन में लोग कैसे जुड़ेंगे। उनको अपने गठबंधन में लोगों को जोड़ने के लिए कुछ न कुछ तो बड़ी बड़ी बातें दिखानी पड़ेगी और ये अपनी परिस्थितियां बचाने के लिए ये बातें बनाई जा रही है। कोई साइंटिफिक चीज़ है कि ये इतनी सीटें, इतना क्लब, ढिकना क्लब ना, ये तो एक लिमिटेड, मैंने जो वर्क कहा जो 2013-14 में भी यही लॉजिक था। उस समय भी 200 से कम वाली क्लब की चर्चा इसी टोली ने की थी। और ये सेट ऑफ पर्सन जो मैं कह रहा हूँ उसको आप भली भांति जानते हैं कौन है। तो ये उनके लिए उनके नैरेटिव चलता रहता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम हमारे देश के सामान्य मानवी की समझदारी पर अविश्वास न करें। मैं सभी पॉलिटिकल पंडितों को ये कहता रहा हूं कि हम सामान्य मानवी की समझदारी पर भरोसा करें। आखिर हिंदुस्तान का सामान्य मानवी को इस सरकार का ऐसा क्या अनुभव हुआ है कि जिसके कारण 2019 में इस सरकार से वो दूर जाने की कोशिश करेगा। आप ठीक है, अगर उनके नैरेटिव पे ना जाएं, अगर आपके नैरेटिव पे जाएं, तो आप 2013 से आपके नैरेटिव में कांग्रेस मुक्त भारत कई बार आ चुका है, लेकिन जिस तरह नतीजे आ रहे हैं, सामान्य जो नागरिक है वो कांग्रेस को एक विकल्प, एक ऑप्शन मान रहा है। इसीलिए तो हिंदी हार्टलैंड में जहां आपकी इतनी जड़ स्ट्रांग थी, अब वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई है, तो कांग्रेस मुक्त भारत का जो गोल था आपका, वो तो साकार नहीं हो पा रहा। मैंने इसकी बहुत बड़ी व्याख्या विस्तार से की है, पहले भी की है, आज कर रहा हूं ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस एक कल्चर है।
इतने सालों तक मुख्य धारा में वो कल्चर रहा और उसके कारण कम अधिक मात्रा में हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन का वो कल्चर बन गया। सभी दिलों में कुछ न कुछ रूप से पहच गया। और वो कल्चर क्या? जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, अनडेमोक्रेटिक, करप्शन, भाई भतीजावाद, इसके आसपास से राजनीतिक कल्चर, यानी कांग्रेस इसको प्रमुखतया प्रतिनिधित्व करती है। मैं जब कांग्रेस मुक्त कहता हूं तब मैं इस प्रकार की सोच के खिलाफ, इस प्रकार के कल्चर के खिलाफ देश को मुक्त कराना चाहिए। और मैंने यहां तक कहा है कि कांग्रेस को भी कांग्रेस कल्चर से मुक्त होना पड़ेगा। 2018 में ये जो चुनाव हुए, बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं दैट द रीजन फॉर द लॉस वाज एक तो नोटबंदी और फिर जीएसटी के पुअर इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप पीछे देखें तो क्या नोटबंदी की जरूरत थी? उसके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो आप देखिए, हमारे देश में बार बार खबरें आती थी काला धन, काला धन, और कोई इस बात से इनकार नहीं करता है कि देश में पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी। इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। उद्योगपतियों के घर से, व्यापारियों के घर से, बाबुओं के घर से बिस्तर के नीचे से नोटें मिलती थी, बोरे भर भर के पड़ी हुई नोटें मिलती थी। ये सारी चीजें इस बात का द्योतक है कि हमारे देश में फॉर्मल इकोनॉमी की बहुत अनिवार्यता थी। ये पैरेलल जो इकोनॉमी थी, इसने देश को एक प्रकार से भीतर से खोखला कर दिया था। नोटबंदी ने सबसे बड़ा काम किया है और जो आने वाले दिनों में देश को बहुत ही मजबूती, आर्थिक रूप से मजबूती देने वाला है, और वो है ये जो बोरे भर भर करके नोटें पड़ी रहती थी, वो बैंकिंग व्यवस्था में आई है। ब्लैक मनी की बात की, पैरेलल इकोनॉमी की बात की, तो क्या इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जिनको आपने कहा था कि आप उनको भारत वापस ले आएंगे, वो अभी भी मेहुल चोकसी हो जाए, नीरव मोदी हो जाए, विजय मल्ल्या, अभी भी वो बाहर हैं? वो जो ऑब्जेक्टिव्स थे पैरेलल इकोनॉमी बंद करने की और इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को वापस लाने की, वो ऑब्जेक्टिव्स अभी खत्म नहीं हो पाए। यू हैव नॉट बीन एबल टू मीट देम। आखिर भागना क्यों पड़ा? अगर पहले जैसी सरकार होती, यही दोस्ताना चलता, लूटना है लूटते चले, देना है देता चले, खाना है खाता चले, तो फिर उनको भागना भी नहीं पड़ता। इन लोगों को भागना इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ पर उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, पाई पाई चुकता करनी पड़ेगी, और इसलिए भागे हैं। जो भागे हैं उनको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम होते हैं, उसका पूरा पूरा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है। इतना ही नहीं, विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया है। इसलिए सरकार के हाथ में जितने विषय हैं उनका पूरी तरह हम उपयोग कर रहे हैं, और मैं विश्वस्त हूं कि पहले इस देश से भागे हुए कोई वापस नहीं आए। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। जीएसटी के मामले में इसको राहुल गांधी गबर सिंह टैक्स या फिर ग्रैंड स्टूपिड थॉट कहते हैं। क्या आप मानते हैं कि टैक्स इम्प्लीमेंटेशन में कमियां रह गई, इसलिए काफी रोल बैक करना पड़ा? और इस टर्म को आप कैसे कहते हैं, गबर सिंह टैक्स जो है, मतलब जबरन कोई टैक्स लगाया जाए? मुझे लगता है जिसकी जैसी सोच होती है वैसे उसके शब्द होते हैं, और इसलिए उसमें मेरा उलझना उचित नहीं होगा। दूसरा विषय है, क्या जीएसटी की प्रक्रिया हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल सर्वसम्मति से की है कि नहीं की है? प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे
तब से जीएसटी का सिलसिला चला है और इसलिए जीएसटी सभी राजनीतिक दलों ने देश में एक अच्छी व्यवस्था लाने की सोच का वैसे पनपी हुई व्यवस्था है। किसान के लिए मोदी जी ने इतना नहीं किया जितना कि वो कहते हैं, और राहुल गांधी ने जो लोन माफ किया है उसको आपने लॉलीपॉप कहा। अब आप किसान को देख लीजिए, जब मुसीबत पड़ती है और वो लोन वापस नहीं कर पाता, उसको कर्जा, उसमें क्षमता नहीं है कर्जा वापस करने की, और दूसरी तरफ है जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, वो मजा लूट रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, तो उन्हें तो लगेगा कि राहुल गांधी उनके साथ है या कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है, किसान के साथ है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? पहली बात है कि ये झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, उसको मैं लॉलीपॉप कह रहा हूं। दूसरी बात है, कौन सा झूठ सर? जैसे कि हम सब किसानों का कर्ज माफ किया, हकीकत है नहीं किया, हकीकत है नहीं किया है। आप उनके अपने सर्कुलर देख लीजिए। तो इस प्रकार का झूठ और भ्रमित करने वाली बातों से फायदा नहीं है। दूसरी बात है कि भारत सरकार ने जो बैंकों से रुपये लूट करके मौज करते थे, हमने कानून बनाए, आज 3 लाख करोड़ रुपया वापस आया है। जिसको आप कहते हैं कि लोग मौज करते हैं, 3 लाख करोड़ रुपया वापस लाने का काम इस सरकार ने किया है। तो ये दोनों की तुलना करके लोगों को उकसाने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए, और कोई जिम्मेवार राजनीतिक दल हो तो उसने बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तीसरी बात है, अगर कर्ज माफी से किसान का जीवन मुक्त होता है, मदद होती है, तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, इस देश में पहले भी सरकारों ने, देवीलाल जी के जमाने में भी कर्ज माफी की थी, 2008-9 के चुनाव जीतने के लिए भी कर्ज माफी की गई थी। बार बार कर्ज माफी करने के बाद भी ऐसी क्या कमी है व्यवस्था में कि किसान कर्जदार बन जाता है और सरकार को चुनाव और कर्ज माफी का सरकार चलाना चलता है। तो उपाय ये है कि किसान को मजबूत बनाना, एम्पावर करना, बीज से लेकर बाजार तक सारी व्यवस्थाओं को सुविधा देना। अगर मैं अब एक इशू पर बात करूं जो आपके पार्टी के बारे में है, आपके पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी हमेशा, लीडर्स हो या वर्कर्स हो, एक इमोटिव इशू हो रहा है अयोध्या में राम टेम्पल का मसला। अब उसको लेकर जैसे आपने ट्रिपल तलाक में आप ऑर्डिनेंस ले आए, तो राम मंदिर को लेकर ऑर्डिनेंस लाना, क्या इज इट अ प्रॉब्लम? नहीं ला सकते हैं? राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बन के रह गया है? देखिए, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें। आपने नेशनल सिक्योरिटी, सुरक्षा के मामले में बात की, तो उसमें काउस को लेकर, गाय को लेकर जो लिंचिंग हो रही है, कांग्रेस पार्टी और बुद्धिजीवी, और यहां तक कि अब नसीरुद्दीन शाह खुद कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो अपने आप को महफूज नहीं समझता हिंदुस्तान में, और अब इमरान खान कह रहे हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री को सिखाएंगे कि माइनॉरिटी से कैसे सलूक किया जाता है। तो आपका स्लोगन था सबका साथ सबका विकास। तो अब आप बताइए कि ये इनसिक्योरिटी मुसलमानों में क्यों है, और इसके लिए आप एक एम्पैथी क्यों नहीं आ रही बीजेपी के लीडर से? पहली बात है कि ऐसी कोई भी घटना सभ्य समाज को शोभा नहीं देती है। ऐसी घटनाओं के
पक्ष में कभी भी आवाज उठनी नहीं चाहिए। ये गलत है, सरासर निंदनीय है। दूसरी बात है, क्या ये 2014 के बाद शुरू हुआ है? तो ये समाज के अंदर आई हुई एक कमी का भी परिणाम है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हम सब ने मिलकर के प्रयास करना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस पे आती हूँ। कांग्रेस और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, ऑपोजिशन पार्टीज ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार जो है उसने कंट्री के इंस्टीट्यूशंस को वीकन किया है। सीबीआई का जिक्र करते हैं, जहां पर नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई इतनी हो गई थी कि पीएम लेवल पर इंटरवेंशन करना पड़ा। आरबीआई का देख लीजिए, टेन्योर खत्म होने से पहले चीफ को रिजाइन करना पड़ा और उनका एलिगेशन है कि बीजेपी सरकार कॉफर्स खाली करना चाहती है, आरबीआई के कॉफर्स। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात है कि कांग्रेस को ये सब बोलने का कोई हक ही नहीं है। प्रधानमंत्री और पीएमओ को हो, उसके खिलाफ आपने एनएसी बना दिया था। ये कौन से पीएम ऑफिस की ताकत को आपने महत्व दिया था? कैबिनेट इतना बड़ा निर्णय करे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी का एक नेता उस कैबिनेट के निर्णय के कागज को टुकड़े करे, ये कौन सा इंस्टीट्यूशन का सम्मान करते हैं आप लोग? सेना की बात चल रही है तो मैं सर्जिकल स्ट्राइक्स पे आती हूँ। जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए उसके बाद बहुत से पूर्व सैनिक जो हैं उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था, लेकिन हर इलेक्शन में जो उसके बाद जो इलेक्शन हुए हैं बीजेपी उसे एक सक्सेस और एक पॉलिटिकल तौर पर उसका इस्तेमाल कर रही है। क्या ये गलत है? पहली बात है कि मैं स्वयं इस मत का हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो किसी सरकार के मंत्री ने बयान नहीं दिया है, न प्रधानमंत्री ने बयान दिया है। सेना के अफसर ने देश को जानकारी दी और वो भी इंफॉर्मेशन दी है। और वो इंफॉर्मेशन यहां दी इतना नहीं, टेलीफोन करके पाकिस्तान को भी बताया गया था। और जब तक पाकिस्तान को सूचित नहीं किया तब तक हिंदुस्तान के मीडिया को भी नहीं बताया गया था। और सेना ने खुद ने आकर के अपना एक डिटेल रिपोर्ट दिया था, वहीं बात समाप्त हो गई थी। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि उसी दिन पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडरों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर शक खड़ा किया। पाकिस्तान की बात हो रही है, आपने जब ओथ टेकिंग के टाइम आपने नवाज शरीफ को न्योता दिया, आप खुद लाहौर चले गए। शपथ लेने से पहले, इमरान खान के शपथ लेने से पहले आपने उन्हें मुबारकबाद दी। उस वक्त तो लोग कह रहे थे इतने उतावले क्यों हो रहे हैं मोदी जी कंग्रेचुलेट करने में, क्या नोबेल प्राइज उनका गोल है क्या? और आपने इतने कदम उठाए, लेकिन इसके बावजूद भारत पाकिस्तान संबंध बिल्कुल ही खत्म से हो गए हैं, डायलॉग शुरू नहीं हुआ है। तो अब जब इमरान खान आ गए हैं और उन्होंने कहा है करतारपुर कॉरिडोर के बाद, जब वो खुद कह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए, इन 5 महीने में इलेक्शन के पहले क्या भारत पाकिस्तान डायलॉग शुरू हो सकता है? नंबर 1, भारत ने कभी भी, चाहे यूपीए सरकार हो चाहे एनडीए सरकार हो, भारत की किसी भी सरकार ने, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने डायलॉग का विरोध नहीं किया है। ये हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि हम बातचीत के पक्ष में हैं। हमारे देश की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है, यूपीए एनडीए नहीं है, ये मोदी मनमोहन सिंह नहीं है। कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि ये विषय होगा तो नहीं करेंगे, ये विषय होगा नहीं, सभी विषयों पर, क्योंकि भारत का ग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। हमारा कहना इतना ही है कि बम बंदूक में बातचीत सुनाई नहीं देती है। आतंकवाद बंद होना चाहिए, क्रॉस टेररिज्म बंद होना चाहिए, और इस पर हम लगातार दबाव बनाए हुए हैं।
हमने दुनिया में वातावरण बनाया है। आज टेररिस्टों को मदद करने वाला पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, यह हकीकत है। और दूसरी बात है, घटनाएं भी सीमित हुई हैं। आज मानवता में विश्वास करने वाले, कानून में विश्वास करने वाले, देश की एकता अखंडता में विश्वास करने वालों का हाथ ऊपर है। आखिरी सवाल प्रधानमंत्री जी की 4.5 साल के बाद आपको अपने टेन्योर में एज प्राइम मिनिस्टर आपको कोई रिग्रेट, किसी चीज के बारे में रिग्रेट, और सबसे अच्छा क्या लगा आपके टेन्योर में? जो क्या काम था जो आपको लगता है कि ये काम करने में बहुत आनंद आया और ये काम रह गया, ये रिग्रेट? देखिए, ये निर्णय मैं जनता पर छोड़ देता हूं कि मैंने जो काम किया है उस काम से उनको संतोष है कि नहीं है, अच्छा लगा या नहीं लगा। एक बात जरूर है जो इसका मुझे आश्चर्य तो नहीं है, जो एक लुटियन दुनिया मानते हैं उसको मैं न अपने में ला सका हूं न अपना बढ़ा सका हूं, क्योंकि न मैं अपने में लाना तो चाहता नहीं था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अलग है, तो एक नॉन एलिट वाली दुनिया का मैं प्रतिनिधि हूं एक प्रकार से। तो उनको मैं जीत नहीं पाया हूं, कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे जो तत्व हैं उनको कैसे जीत पाऊं, कोशिश करूंगा। आनंद किस बात का आया एज प्रधानमंत्री, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी आपको जो दी गई थी। अब 4.5 साल में किस बात का आपको बहुत आनंद आया रिप्रेजेंटिंग इंडिया? देखिए, मुझे हर पल आनंद आया है। मैंने हर काम आनंद से किया है, हर काम खुशी से किया, क्योंकि मेरे हर काम में सत्यता है, पवित्रता है, ईमानदारी है, और 125 करोड़ देश से आगे पीछे कुछ नहीं है। और इसलिए हर पल काम करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, आनंद से करता हूं मैं। और इसलिए मैं उसमें से ये आनंद और ये आनंद नहीं, ऐसा नहीं निकाल सकता हूं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद जी, आपको भी धन्यवाद। फिर से एक बार नववर्ष की देशवासियों को, दर्शकों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।